मानसी के चेहरे पर इस वक्त नव्या के लिए इतनी नफरत दिखाई दे रही थी उसे नव्या के साथ किए गए किसी भी सलूक का कोई भी पछतावा नहीं था। वही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ऋषभ जी ने माया और मानसी की तरफ देखते हुए कहा, कोई मेरे साथ नाश्ता कर लो भाई, सुबह सुबह का एंटरटेनमेंट तो खत्म हो चुका है ना। मानसी ने जब ऋषभ जी की बात सुनी तो उनकी तरफ पलटते हुए बोली, डैड सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि आपको मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना है। ऋषभ जी हंसते हुए बोले, हाँ, मेरी बेबी डॉल, जब तुम्हें पता है तो फिर कम माय हेयर बेबी। ऋषभ जी के बुलाने पर मानसी उनके पास आती है। ऋषभ जी ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी मानसी को गले से लगाया और उसके माथे को चूमते हुए बोले, ओह मेरा बच्चा, कितना गुस्सा करती हो तुम। मैं क्या करूं दादा, जब भी मैं उस चुड़ैल को देखती हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मानसी अपने दांत पीसते हुए बोली। ऋषभ जी ने मानसी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब निकाल लिया करो। वैसे भी वो लड़की इस घर में मुफ्त का खाने के अलावा कर ही क्या रही है। बचपन से आज तक मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है, भनिया के सारे एहसान तो हमने उतार ही दिए हैं और अब उसकी मर्जी से उसकी शादी कर रहे हैं, इससे बड़ा एहसान तो कोई भी नहीं करेगा। मानसी अपने मॉम डैड की सह पाकर और भी खुश हो गई। वही नव्या जो कि डोर के पास खड़ी अपने ही सगे चाचा और चाची के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते ही जा रहे थे, लेकिन वो रोने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब आगे घर पर सभी की बातें सुनने के बाद नव्या वापस अपने रूम में आकर बैठ जाती है। बेड के किनारे पर बैठी हुई किया जोर जोर से शिक्षक रही थी। उसके सीखने की आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। नव्या जोर जोर से सकते हुए अपने आप से कहने लगती है, आखिर कब तक मुझे यह सब सहना होगा, क्यों मैं अपने ही घर में हर बार बेइज्जत हो जाती हूँ, मुझसे नहीं होता अब। नव्या सकते हुए अपना मोबाइल उठाया और अपने होने वाले पति अंगद को कॉल लगा दिया। जैसे ही उसने कॉल लगाया तो सामने से कॉल पिकअप होता है। सामने से अंगद की आवाज आई, हाँ बोलो बेबी, क्या हुआ, तुम्हें सुबह सुबह याद कैसे कर लिया, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता ना मेरे लिए। नव्या में कोई भी जवाब नहीं दिया, वह बस रोटी जा रही थी। वही अंगद उसे रोते हुए देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, बताओ कि मुझे रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा तुमसे क्या, दोबारा घर पर अंकल आंटी और मानसी ने। नव्या याद सकते हुए बोली, अंगद प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज मुझे जल्दी से शादी कर लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जल्द से जल्द तुम बोलो ना घर पर सभी को कि हमारी अगले हफ्ते शादी करवा दे। नव्या की बात सुनकर सामने से अंगद उसे शांत करवाते हुए बोला, बेबी मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे फैमिली वाले और तुम्हारी फैमिली वाले यह मुहूर्त वगैरह को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं और हमारी शादी के लिए 3 महीने बाद का मुहूर्त है, उससे पहले मेरे इतने कन्विंस करने के बाद सिर्फ सगाई के लिए रेडी हुए हैं। अंगद प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं सब, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहते हुए नव्या का रोना निकल गया। वही अंगद भी नव्या को रोते हुए देखकर बोला, डोंट वरी किया, मैं कुछ करता हूँ, तुम रोना बंद करो प्लीज, आई लव यू ना स्वीट हार्ट, अगर तुम रहोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नव्या अंगद की बात सुनकर अपना सिसकना कम कर देती है। अंगद से बहुत प्यार करती थी। उनकी मुलाकात घर के ही किसी पार्टी फंक्शन में हुई थी, जिसके बाद नव्या को अंगद रोज कॉल करने लगा और उससे प्यार से बात करता था। एक दिन अंगद ने किया को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद किया ने भी उससे प्यार का इजहार कर दिया था। अंगद कोई आम लड़का नहीं था, वह भी मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन सूरज मलखान का बेटा था। वही अंगद नव्या से कोई प्यार नहीं करता था, उसका अफेयर दरअसल मानसी के साथ चल रहा था। मानसी के कहने पर ही अंगद नव्या से प्यार करने का नाटक करने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि शादी तक पहुंच गई, जिसे टालने के लिए अंगद भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मानसी ने भी अब उसे पर नव्या से शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों की फैमिली ने नव्या और अंगद की शादी करवाने का फैसला कर लिया। माया और ऋषभ को भी नव्या ने ही मनाया था। जब माया और ऋषभ को नव्या और अंगद के बारे में पता चला तब तो उन्होंने बिना बात का बतंगड़ बना दिया था, लेकिन मानसी ने जब उन लोगों को अपने और अंगद के बारे में बताया था तब मानसी के कहने पर वह दोनों किया और अंगद की शादी के लिए मान गए थे। मानसी नव्या से बहुत नफरत करती थी, शायद इसलिए ही उसने अंगद को नव्या के साथ झूठे प्यार का नाटक करने के लिए कहा था। अंकल हमेशा नव्या के साथ बहुत प्यार से बात करता था, किया जिसे किसी से कभी प्यार नहीं मिला। जब उसे अंगद से इतना प्यार मिलने लगा तो वो अपने आप को ही भूल गई थी। उसने अंगद के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली थी, जिसे सोचकर ही वो हमेशा खुश रहती थी। लेकिन मानसी को यह भी बर्दाश्त नहीं होता था कि किया अंगद की वजह से खुश हो, इसलिए वो हर रोज किया पर चिल्लाती और उसे परेशान किया करती थी। नव्या बहुत ही भोली भाली थी,
उसे दुनिया की चालाकियां का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे यही लगता था कि अंगद उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अंगद के असली सबसे भी वह परिचित नहीं थी। नव्या ने जब मुस्कुराना शुरू किया और अंगद से अपने शादी के बारे में बातें करने लगी, अंगद जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे ना? अंगद जो कि नव्या की बातों से बिल्कुल इरिटेट हो गया था, उसने काया से कहा, काया हम बाद में बात करते हैं, अभी डैड मुझे बुला रहे हैं और तुम्हें तो पता है कि मुझे ऑफिस भी जाना होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई लव यू सो मच बेबी। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी अपना ख्याल रखना। अंगद ने उसे बाय किया और कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही किया मोबाइल की स्क्रीन को एक तक देखने लगी। उसके चेहरे पर एक लंबी स्माइल थी। नव्या मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए अपने आप से बोली, एक तुम ही तो अंगद जो मुझे इतना प्यार करते हो, वरना प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता था। अब सिर्फ तुम हो जो मुझे जीने की वजह दे रहे हो, वरना मेरी जिंदगी में तो कुछ ऐसा था ही नहीं जिसके लिए मैं जी सकूं, लेकिन अब तुम्हारे लिए जीना मुझे अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ कॉल कट करके अंगद ने गहरी सांस ली। उसके पीछे ही उसका सेक्रेटरी निशांत खड़ा था। निशांत ने अंगद को ब्लेजर पहनाया। अंगद गहरी सांस लेने लगा। अंगद मर्चेंट एक 6 फुट 6 इंच की हाइट का लंबा, किसी हीरो की तरह दिखने वाला लड़का, जिसके फेसियल एक्सप्रेशन देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी बन जाए। गोरा रंग, हल्की बर्ड बिजनेस सूट में वह बिल्कुल कहर ढा रहा था। अंगद के मोबाइल पर दोबारा कॉल आता है। अंगद के सेक्रेटरी ने अंगद का मोबाइल उसके हाथ में दिया। अंगद ने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो उसने तुरंत कॉल उठाते हुए कहा, बेबी तुम्हारी वजह से मुझे रोज रोज का तमाशा झेलना पड़ता है। मानसी का कॉल था और अंगद ने मानसी का कॉल उठाते ही उसे अपने मन की बात कह दी थी। मानसी में हंसते हुए कहा, फिर भी तुम कहते थे ना तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, बस यूं समझ लो कि मैं तुम्हारा प्यार आजमा रही हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार कर सकते हो। अंगद ने अपने सेक्रेटरी को आंखों के इशारे से वहां से जाने को कहा। अंगद का सेक्रेटरी अपनी गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। अंगद वहीं बेड पर बैठ गया और सीरियस टोन में बोला, तुम्हें पता है ना मुझे उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से उससे इतने प्यार से बात करनी पड़ती है और उसे रोने की सिवा कुछ और नहीं आता। क्या हर वक्त रोती रहती है? मानसी मुस्कुराते हुए अंगद से बोली, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वह हर वक्त रोती रहे, और वैसे भी तुम्हें ज्यादा दिन तक यह नाटक नहीं करना है बेबी, कुछ दिन की तो बात है। मुझे पता है तुमने इतनी महीनों से सब कुछ संभाल है, तो अब कुछ दिन भी संभाल लोगे। अंगद में गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं उसे लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। तुम कुछ भी करना, लेकिन यह सगाई नहीं होनी चाहिए, वरना जो भी करूँगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मानसी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मैं इतनी पागल दिखती हूँ कि अपने प्यार को उसे पागल लड़की के लिए छोड़ दूंगी? तुमने यह सोच भी कैसे लिया अंगद बेबी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अंगद ने जब मानसी के मुंह से यह बात सुनी तो उसके फेस पर भी एक लंबी स्माइल आ जाती है। तो इस बात पर बताओ, आज रात तुम फ्री हो? मुझे तुमसे मिलना है। मानसी ने शर्त के साथ कहा, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है डार्लिंग? क्या करूं, तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जाता, तुम हो ही इतनी प्यारी। अंगद ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। मानसी हंसते हुए बोली, वैसे तुम कहो तो तुम्हारी होने वाली पत्नी कईयों को भेज दूं तुमसे मिलने के लिए, वैसे भी तुमसे मिलने के सपने देखती रहती है वो। अंगद ने सीरियस होकर बोला, मानसी बस करो, मुझे कबाब में हड्डी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुन मानसी हंसने लगती है। वहीं नव्या नहा धोकर अपने रूम से बाहर आती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी माया जो कि इस वक्त हाल में काउच पर बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी, उसकी नज़र जब नव्या पर गई तो वो उठकर किया के पास आ जाती है। माया ने नव्या के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हें ज्यादा जोर से लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना? अपनी चाची का बदला हुआ रूप देखकर नव्या हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। माया ने दोबारा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बताओ बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुम तो मानसी के गुस्से को अच्छी तरह जानती हो ना, वह बहुत गुस्सा करती है, नाराज हो जाती है। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए हल्की मुस्कान दे दी और बोली, हाँ चाची मैं जानती हूँ, आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माया ने उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को एकटक देखकर कहा, अच्छा तुम नहाकर आ गई हो तो घर का काफी सारा काम बचा हुआ है, वो कर लो, क्योंकि घर के बाकी सर्वेंट को मैंने दूसरे काम पर लगाया है। अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है तो घर में डेकोरेशन, साफ सफाई, यह सब करना है। किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, घर की साफ सफाई भी करनी है, तो यह सब तुम कर दोगी? नव्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ चाचा बिल्कुल मैं कर दूंगी, आप फिक्र मत करिए। नव्या इतना कहकर जैसे ही वहां से जाने लगी, तभी माया ने उसके पैर के आगे अपना पर कर दिया। नव्या को इस बारे में नहीं पता था। वो माया के पैर से उलझ गई और फ्लोर पर औंधे मुंह गिर जाती है। उसके मुंह से एक दर्द भारी चीख निकल आई, आह है।
नव्या को चीखता देखकर माया के फेस पर स्माइल आ जाती है। नव्या फ्लोर पर गिरी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू भी आ गए थे, हाथ पर चोट भी आ गई थी, लेकिन माया मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, जोर से तो नहीं लगी तुम्हें बेटा? माया बोली। नव्या जानती थी कि यह सब उसकी चाची जानबूझकर कर रखी है। नव्या ने अपने आंसुओं को रोका और अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए जैसे ही फ्लोर से उठने की कोशिश की, तभी माया ने नव्या के हाथ पर अपना पैर रख दिया। नव्या दोबारा दर्द से, लेकिन इस बार उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। माया उसके पास सामने आकर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम खुश रहोगी और मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे पसंद नहीं है। जब तुम स्माइल करती हो ना, मुझे लगता है कि तुम खुश क्यों हो, और जब तुम खुश होती हो तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच में काया बेटा। नव्या ने अपने हाथ को माया के पैर के नीचे से निकलने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि वो लाल नहीं पड़ गया। जब माया ने महसूस नव्या की काया के मुंह से सिसकियां निकलने लगी है, तब उसने अपना पर नव्या के हाथ के ऊपर से हटा दिया। नव्या अपने हाथ की तरफ देखने लगी। उसकी उंगलियां बिल्कुल लाल हो चुकी थी और अब उसके हाथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। माया ने नव्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, अब रोना बंद करो और जाकर बाकी सारा काम करो। मुझे लापरवाही बिल्कुल नहीं पसंद है। दोपहर से पहले सारा काम हो जाना चाहिए और लंच रेडी चाहिए, समझ गई तुम? वैसे भी तुम्हारे इस घर में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम रानी बनकर रहो। तुम्हें वैसे ही सारे काम करने होंगे जैसे तुम करती आई हो। नव्या ने अपनी उंगलियों की तरफ देखा और सिसक कर रोने लगी, लेकिन उसके सिसकने का माया पर कोई असर नहीं हुआ। नव्या ने अपने आप को संभाला और घर के बचे हुए काम करने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद माया दीवार पर लगी हुई श्रेया की बड़ी तस्वीर के सामने आ जाती है। श्रेया की तस्वीर को देखकर माया अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। उसकी स्माइल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो श्रेया की बेटी नव्या पर यह सब जुल्म करके बहुत खुश होती है। तुम्हें याद है श्रेया, तुमने किस तरह मेरी जिंदगी को खराब किया है? रिश्ते में तो तुम मेरी बहन थी, लेकिन तुमने मुझे मेरे प्यार को छीन लिया था। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं विशाल से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे जुदा कर दिया। पर कोई बात नहीं, मैं भी अपना बदला पूरा जरूर करूंगी। मैं तुम्हारी बेटी को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी और उसे अंगद से बहुत प्यार है ना, अंगद को भी उससे बहुत दूर कर दूंगी। मेरी जिंदगी में तुमने मुझे जितना रुलाया था उससे ज्यादा खून के आंसू मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी श्रेया। हा हा हा। माया ने जोर जोर से शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। नव्या की माँ श्रेया और मानसी की माँ माया दोनों एक दूसरे की सगी बहनें थी, लेकिन जहाँ माया हर चीज को अपना बनाने और श्रेया से आगे बढ़ाने की होड़ में रहती थी, वहीं श्रेया अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। माया नव्या के डैड विशाल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन विशाल ने जब श्रेया को देखा था तो पहले ही नजर में अपना दिल श्रेया को दे बैठे थे। इसके बाद माया ने विशाल के छोटे भाई से शादी कर ली और कहीं ना कहीं उसे श्रेया और विशाल को एक साथ देखकर हमेशा ही नफरत होती थी। वहीं दूसरी तरफ रावत फैमिली मैंशन, मुंबई, महाराष्ट्र। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन शार्विल रावत, जिसके नाम की लड़कियां दीवानी थी। शार्विल को लेकर अफवाह थी कि शार्विल को लड़कियों से नफरत थी। उसे लड़कियों के पास जाना भी पसंद नहीं था। अगर कोई लड़की उसके करीब आती तो वो उसे इस तरह गायब करवा देता कि उसका नाम निशान कहीं दिखाई नहीं देता था। उसके परिवार में भी यह बात हर कोई जानता था। यही वजह थी कि शार्विल की अपनी ही मॉम दीपांजलि से नहीं बनती थी। दीपांजलि को अपने बेटे की शादी करवाने का फितूर था, क्योंकि शार्विल उनका इकलौता बेटा था और वही शार्विल जो कि लड़कियों से दूर भागता था। शार्विल को लड़कियों से नफरत थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, जिसके बाद शार्विल ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की थी, पर वो उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वो उसे नहीं मार पाया। लेकिन करीब 1 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड सात्विका की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सात्विक की मौत से उसे और भी बड़ा झटका लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड सात्विक को भूला नहीं पाया था, ना ही उसके धोखे को भूल सकता था। सात्विका की मौत के बाद शार्विल ने अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर लिया था। उसके लिए सिर्फ उसका काम ही उसका जुनून था। कहते हैं कि मोहब्बत हमें जीना सिखाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोहब्बत से बड़ा सबक कुछ नहीं है। किसी के लिए मोहब्बत धोखा है तो किसी के लिए मोहब्बत जिंदगी, पर शार्विल के लिए मोहब्बत नफरत थी। शार्विल की मॉम दीपांजलि रावत शहर की एक जानी मानी बिजनेस वुमन थी। वही शार्विल ने भी अपनी मॉम के बिजनेस से अलग अपना एक बिजनेस अरेंज किया हुआ था। उसके बिजनेस के चर्चे हर जगह होते थे। वो एक टॉप बिजनेसमैन होने के साथ ही मोस्ट यंग बिजनेसमैन भी था। उसका हॉट लुक बड़े बड़े लोगों को टक्कर देता था। शार्विल के डैड उसे और दीपांजलि को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद दीपांजलि जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। शार्विल अपने डैड से नफरत करता था
क्योंकि उन्होंने किसी और औरत के लिए शार्विल की मॉम को छोड़ दिया था। शायद ये भी एक वजह थी कि वो शादी नहीं करना चाहता था।